Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will explain the two main topics, coordinate or dative bond and hydrogen bond of unit number 4 of grade 11. Students, both of these topics are very important, so please watch the video carefully. स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था पार्किन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, सपोज करो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब उनके बीच में शेयरिंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन जो ये शेयरिंग होती है ये इक्वल होती है, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें भी शेयरिंग होती है, लेकिन इसकी शेयरिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग से थोड़ी डिफरेंट है। वहां पर इक्वल पार्टनरशिप थी, दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया था, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा दूसरे एटम को, यानी कि शेयरिंग दोनों के बीच में होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसके द्वारा जाएंगे, एक ही एटम के द्वारा दिए जाएंगे, और उनके ऊपर बराबर का हक होगा दोनों ही एटम्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर भी शेयरिंग होती है, लेकिन दोनों की शेयरिंग में डिफरेंस क्या है कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम जो है वो डोनेट करता है, जबकि यहाँ पर जो है वो दोनों जने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी इक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब यदि हम इसको थोड़ा साइंटिफिक टर्म में देखें तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, जब कोई बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लोन पेयर कहते हैं इज डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ ऑफ एटम। शेयरिंग दोनों करेंगे लेकिन देगा एक। टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे या उसको हम क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, द एटम विच डोनेट्स द लोन पेयर, वो एटम जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या कहेंगे, डोनर ऑब्वियसली। एंड द अदर एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर। जो लोन पेयर देगा वो डोनर कहलाएगा और वो जो लोन पेयर लेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। The bond is represented by an arrow। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक डैश से शो करते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो से शो करेंगे, और ये एरो का जो डायरेक्शन है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा। उसका जो ये डायरेक्शन है वो डोनर से किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको, स्टूडेंट्स यहाँ शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो क्या समझने के अंदर आपको कि लोन पेयर क्या होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं लोन पेयर के बारे में, जब हमने वैसे पर थ्योरी पढ़ी थी और उससे हमने शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे, तब भी हमने किसकी बात करी थी, लोन पेयर्स की बात करी थी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स ये लोन पेयर कौन है। सपोज करो स्टूडेंट्स हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के अंदर दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स लेकिन इसके पास में एक एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना ही नहीं रहे किसी के साथ में, वो क्या कहलाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। ठीक है, यानी कि दो तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे उनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो है ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का है और ये स्ट्रक्चर अमोनिया का है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अमोनिया के पास में एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन ने दिया इनको, यहाँ हाइड्रोजन ने इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये वाले बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, ये इसके पास में एक्स्ट्रा हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब यदि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देखें स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर हमने करा है, इस तरीके का होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होगा कि जो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले इसमें सेंटर में बोरॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, बोरॉन का है, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का है। तो बोरॉन के ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अभी भी 6 ही है, अभी भी ये 8 नहीं हो पाए। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इसको क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा। ये देखो इसको लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। इसमें जो हमारा अमोनिया है वो क्या कहलाएगा, डोनर, और जो BF3 है वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इस एरो का हमने डायरेक्शन दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, हम NH4+ को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा है, NH4Cl, तो इसमें यही होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अमोनिया का स्ट्रक्चर तो हमने अभी करा, यही है। अब स्टूडेंट्स देखो, हम H के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन था और अगर वो भी रिमूव कर दिया हमने, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। यानी कि अगर इसको, अब इसको हीलियम यानी नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये इस हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देता है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। और जो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, उसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो वो प्लस चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो 3 बॉन्ड है ये तो है कोवेलेंट, और जो ये वाला बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वी कांट आइडेंटिफाई कि विच वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड विच वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों की कैरेक्टर्स बिल्कुल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों हमें बिल्कुल कैसे दिखाई देंगे, सेम ही दिखाई देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो 4 हाइड्रोजन हुए, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज था प्लस, वो इस पे भी हो सकता है, वो इस पे भी हो सकता है, वो इस पे भी हो सकता है, वो इस पे भी, इक्वल चांसेस है। इसीलिए हमने इस पूरे मॉलिक्यूल पर ही कौन सा चार्ज लगा दिया है, प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम इसको हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और दिखाना कोशिश करें इसको हम, तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो अमोनिया का स्ट्रक्चर किया था, वो हमने क्या स्ट्रक्चर किया था अमोनिया का, ऐसे ही किया था हमने कि ये 3 इसके साथ क्या जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन, और एक इसके पास में क्या होगा, लोन पेयर। इसकी शेप कैसी थी, पिरामिडल थी। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो रहा नाइट्रोजन, ठीक, और ये रहे इसके वो वाले ऑर्बिटल्स। में नेक्स्ट पेज पर आपको मैंने बता रखा है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है अमोनिया का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ये देखो, ये नाइट्रोजन है, ये sp3 हाइब्रिड है, तो इसके पास sp3 हाइब्रिड के कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल। ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे, मैं आपको हाइड्रोजन शो कर देती हूँ। तो ये हाइड्रोजन अगर है तो ये हमारा आ गया 1 हाइड्रोजन, ये आ गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन, और ये आ गया हमारा तीसरा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो मैंने एक आपको रेड कलर से दिखाया और एक आपको मैंने कौन से कलर से दिखाया, ब्लू कलर से, ये हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर है। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर वाले हैं, ये हमारे क्या हो गए, लोन पेयर हो गए।
ठीक। अब ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल दिखा रखा है, ये जो सर्कल दिखा रखा है, ये किसका है? हाइड्रोजन का है। कौन सा? हाइड्रोजन प्लस का है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन के प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो गई। ये देखो, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही, तो मैं इसलिए इसको ब्लू कलर से ही दिखा देती हूँ। ये वाले आपके क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारा कौन है? नाइट्रोजन है। और ये हमारे नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का है। और उसके बाद में हाइड्रोजन आता है, उसके साथ इनके कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्या बन गया है? अमोनिया बन गया, अमोनियम बन गया स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम हाइड्रोनियम आयन को शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O+ होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, वाटर का स्ट्रक्चर तो हम पहले ही कर चुके थे। क्या था अभी? इस तरह से नहीं बनाते थे हम लोग वाटर का स्ट्रक्चर। ये 2 लोन पेयर होते थे, ये भी sp3 हाइब्रिड होता था, V शेप होता था, ये सब हम पहले कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर अब आप देखिए कि ये हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे ये वाटर है हमारा, और ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये इसके पास में 2 लोन पेयर है यहाँ पे, और ये H+ है। H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर दे देगा, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से आपको समझाना चाहूँ कि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर समझा देती हूँ। ये कौन है? हमारा ऑक्सीजन है। ये हमारा कौन आ गए? इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए हैं, और यहाँ पे जो है हमारे, ये हाइड्रोजन आ गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो हमारा वाटर है। और ये जो है स्टूडेंट्स, वाटर के जो है दूसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिनके पास में लोन पेयर है। और ये जो हमारा आ गया, ये कौन है? हमारा H+ है। तो ये तो हो गया H+, ये हो गया H, और ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब इसको बनना सिखा रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया कि ये ऑक्सीजन हो गया हमारा, भी मैं आपको समझा ही दिया है सारा, कि ये हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो वाटर के हैं, और यहाँ वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ वाटर का एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद में यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन का क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है? ये हमने ले लिया H+ ले लिया। ठीक है, और इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टूडेंट्स बन जाता है, तो वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज बोथ शो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कैरेक्टर उनके दोनों के सेम है, प्रॉपर्टीज दोनों की कैसी है? सेम है। हमें मॉलिक्यूल को देख के पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और कौन सा बॉन्ड कोवैलेंट है, क्योंकि शेयरिंग दोनों में हो रही है। बट एक में 50-50% शेयरिंग है, और एक में 100% शेयरिंग है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी बात हो गई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टूडेंट्स, और वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो वंडरवाल भी हो सकते हैं, वो डाइपोल डाइपोल भी हो सकते हैं, और वो जो है वो हाइड्रोजन भी होते हैं। मेजर जो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट, वो तो यही है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मेन यही है। और इन तीनों में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कहते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बाद में समझाऊंगी स्टूडेंट्स, पहले आप एच बॉन्डिंग को एक दो एग्जाम्पल समझ लो ताकि आपको समझ में आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें डिस्कस करते हैं एच बॉन्डिंग इन वाटर। एच बॉन्डिंग इन वाटर के, वाटर में कैसे एच बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। हमने इसको कैसे शो करा है स्टूडेंट्स, एच ओ और एच, इस तरीके से शो करा है। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल को स्टूडेंट हमने इस तरीके से शो किया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एच बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो जो एच बॉन्ड है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये रेज हुआ कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये बना कैसे। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जब कभी किसी मॉलिक्यूल के पास में एक तो हो हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। स्टूडेंट्स हमें पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में तीन ही सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और वो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रो एलिमेंट्स कौन है स्टूडेंट्स, कैसे याद करें हम इसको, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद में कौन है, नाइट्रोजन है। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास में H हो और H से जुड़ा हुआ हमारे पास या तो F हो या H से जुड़ा हुआ O हो या H से जुड़ा हुआ N हो, तो ऐसी स्थिति में वो एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं H बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे होता है ये वाला बॉन्ड, अब आप देखो कि एक्चुअली यहाँ पर जो O है ना स्टूडेंट्स, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके ऊपर कितने पार्शियल नेगेटिव आ गए, दो आ गए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं स्टूडेंट, दो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को, कि हम इसको ऐसे शो करते हैं, डेल माइनस टू शो कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, इसके पास कैसा हो गया, पार्शियल नेगेटिव हो गया, और इसके पास क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो गया और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हुई और उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एच बॉन्डिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। तो यहाँ एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा वीक है क्योंकि यहाँ पार्शियल चार्जेस हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो डाइपोल बन गया, ये भी डाइपोल बन गया, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही स्पेशल केस है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स एच बॉन्डिंग तभी होगी जब ये दो बातें होंगी, एक तो एच का होना जरूरी है, दूसरा एच के साथ इन तीनों में से किसी एक का जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर ये तीनों जुड़े होते हैं तो ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एच बॉन्डिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो फोर्स है, जो फोर्स मैंने भी आपको समझाया कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ आपका पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये एक डाइपोल बन गया स्टूडेंट्स। दो पोल हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये भी एक डाइपोल बन गया। दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल। लेकिन जब ये डाइपोल डाइपोल इस कंडीशन में बनता है तो इसी डाइपोल डाइपोल को हम क्या कह देते हैं, एच बॉन्डिंग कह देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अमोनिया में दिखा रखा है कि इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला जो मैं रेड से दिखा रही हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच बॉन्ड। स्टूडेंट्स एच बॉन्ड को हम डैश 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 से शो करते हैं। इसी तरीके से HF के अंदर एच बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, ये हमारा HF है, ये हमारा दूसरा HF आ गया और ये हमारा तीसरा HF का मॉलिक्यूल आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके बीच में जो है स्टूडेंट्स क्या है कि एच बॉन्डिंग हो रही है इस तरीके से, यहाँ पर क्या हो गई, एच बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एच बॉन्डिंग को कॉज क्या है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैंने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक तो इसको हम डैश डैश से शो करते हैं, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक सॉलिड लाइन से या डैश से शो करते हैं, इसको हम जो है पार्शियल डैश से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एच बॉन्डिंग के कारण जो एच एटम है वो लिंक करता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एट द सेम टाइम। एक से वो जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड से और एक से वो जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ब्रिज। देखो स्टूडेंट, मैं फिर इसी एग्जांपल पे जाती हूँ, प्रीवियस एग्जांपल पे। ये देखो स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट। और ये वाला बॉन्ड कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब एच एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक से कोवेलेंट से और एक से एच बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यही बात समझा रखी है। अच्छा, कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ एच बॉन्डिंग की। पहली बात, मॉलिक्यूल के पास एच एटम होना चाहिए, और दूसरी बात, एच एटम जो है एन ओ या एफ, इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि स्टूडेंट्स हम एच बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट करें दोनों में, तो भाई क्या है, मैंने भी आपको बताया स्टूडेंट्स, ये तो एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, एटम्स के बीच में होता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जब कंडीशन लग रही हुई है स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन है कि भाई एच भी होना चाहिए, एफ होना चाहिए, या एन होना चाहिए, या ओ होना चाहिए, जो किससे जुड़े हुए हों, एफ से जुड़े हुए हों। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि दो, जैसे Cl और Cl के बीच में, H और H के बीच में, या H और Cl के बीच में, डिफरेंट या आइडेंटिकल नॉन मेटल्स के बीच में, इसका मतलब है नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ ओवरलैपिंग तो होती नहीं है एच बॉन्ड में, इसलिए कंपैरेटिवली वीक होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड। एच बॉन्ड कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्ड लगता है, जबकि यहाँ विद इन द सेम मॉलिक्यूल एच बॉन्ड लगेगा, विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या लग जाएगा, एच बॉन्ड होगा। ठीक है, ये जब एच बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर, तो उसकी वजह से एसोसिएशन हो जाता है, और इस एसोसिएशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ जाता है, और लोअर डेंसिटी ऑफ आइस हो जाती है। और ये सारे फैक्टर्स हम अभी समझाऊंगी मैं स्टूडेंट, ये सब किसकी वजह से एसोसिएशन। अभी हमने देखा स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने देखा कि जो ये है मॉलिक्यूल आपस में, देखो ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल, ऐसे ही तीसरा चौथा, ये सब आपस में किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, एच बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे, तो ये सब एसोसिएट हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये एसोसिएट हो जाते हैं तो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। अब क्लोज और क्लोज आएंगे, तो उसकी वजह से इनमें ये अगर गैसियस स्टेट में है तो कौन सी स्टेट में आना शुरू कर देंगे, लिक्विड में। और अगर ये स्टूडेंट्स एसोसिएट हो जाते हैं और हम इनको गर्म करते हैं, तो हमें ये इस एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एच बॉन्ड बनने की वजह से एसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन होने की वजह से दो फैक्टर तो मैंने आपको समझा दिए। क्या समझाया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और दूसरा देखो स्टूडेंट, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर मॉलिक्यूल आप पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी, और सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो स्टूडेंट, हम कहें कि अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होती है। क्यों डिसॉल्व होती है, क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ एच बॉन्ड बनाती है। कैसे बनाती है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अमोनिया, ठीक है, और ये रहा हमारा वाटर। अब बताओ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यही फोर्स क्या कहलाता है, एच बॉन्ड कहलाता है।
तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेता है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी ये वाला। पहले हम ये देख लेते हैं कि H बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन सब से। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें H बॉन्ड होते हैं और इनके अंदर H बॉन्ड नहीं होते। अच्छा, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है जबकि H2S जो है वो गैसियस स्टेट में होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में H बॉन्ड मिलते हैं, H2S में H बॉन्ड नहीं मिलते। अगर वाटर में H बॉन्ड मिलेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे तो भाई वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ H बॉन्ड नहीं बनेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, इसलिए वो गैसियस स्टेट में रहेंगे। सेम स्टूडेंट्स, अमोनिया में H बॉन्ड मिलेगा, इसमें H बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। मैंने आपको बता ही दिया अमोनिया में क्यों H बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि इसके पास H भी और इसके पास N भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अल्कोहल की बात करें हम, तो ये C2H5OH एक अल्कोहल है और ये एक ईथर है स्टूडेंट्स। अब देखो, ये आपको तब समझ में आएगा स्टूडेंट जब मैं आपको ईथर का स्ट्रक्चर बताऊंगी कि ये इस तरीके से होता है। ये C आएगा यहाँ पे और इस C से एक और C जुड़ेगा और यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो H से नहीं जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? C से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए H बॉन्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स शो करेगा स्टूडेंट्स, वो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, यानी डाइपोल डाइपोल शो करेगा। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है। जबकि यहाँ स्टूडेंट O के साथ क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है, तो ये H बॉन्ड बनाएगा। जिसमें H बॉन्ड मिलेगा वो उसमें एसोसिएशन ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इथाइल अल्कोहल के अंदर किस तरीके से H बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, तो वो आप देख लीजिए इसमें किस तरह से H बॉन्डिंग होती है। इथाइल अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5OH और ये हो गया स्टूडेंट हमारा वाटर। दूसरा इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, सॉरी, तो मैं यहाँ दूसरा इथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, और ये मैं इस तरीके से लिखती हूँ HOC2H5। तो इन दोनों के बीच H बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगली कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब ऐसो इसके अंदर जो है विद इन अ मॉलिक्यूल जब H बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि एसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पर एसोसिएशन प्रिवेंट द एसोसिएशन, यानी यह एसोसिएशन नहीं होता और उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी। इसकी जो भी ये प्रॉपर्टी करी उसकी उल्टी रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट हाई था, यहाँ लो हो जाएगा, यहाँ विस्कोसिटी लो हो जाएगी, सरफेस टेंशन लो हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा H बॉन्डिंग को। ठीक है, अब इसकी अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे होगा। इसकी क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो दो ग्रुप्स होते हैं वो दो ग्रुप्स इस तरह से, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि स्टूडेंट ये कैसे बनता है H बॉन्ड, फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। देखो सपोज करो स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया NO2, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया OH। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, ये इस कंपाउंड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें H है और H NOF में से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस तरह से H बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, वो देखो आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने लिख दिया N, यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ मैंने लिख दिया O, यहाँ मैंने लिख दिया H, और इनके बीच में क्या होगी? H बॉन्डिंग हो गई। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्डिंग हो गई। अब स्टूडेंट इसके लिए अब जब ये आपस में ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्डिंग कर लेंगे तो हम अगर दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ऐसा ही, तो वहां पर इस तरीके से अगर मैं ले लेती हूँ ये वाला, तो इन दोनों के बीच में कोई H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले ही इसके अंदर क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग, यानी कि एसोसिएशन नहीं हो पाएगा। और अगर एसोसिएशन नहीं होगा तो भाई बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, वाटर के साथ भी H बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट अभी मैं कंडीशन की बात कर रही थी, तो वो कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, मैं फिर से इसको रेज करके समझा देती हूँ कि कंडीशन इसकी स्टूडेंट्स ये है
कि जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये O और ये H, और हमारा जो H बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट्स वो ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, पहली कंडीशन क्या है कि जो भी कंपाउंड है उसमें दो ग्रुप होने चाहिए। एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें H हो और वो NOF के साथ जुड़ा हो, दूसरा ग्रुप ऐसा हो जिसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। दूसरी बात, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये अबाउ द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा तो H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर NO2 ग्रुप सपोज करो कि ये जो है प्लेन के नीचे है और OH ग्रुप प्लेन के ऊपर है, तो कैसे H बॉन्डिंग हो पाएगी? हो ही नहीं पाएगी। और तीसरी बात स्टूडेंट, ये आपस में रिंग बनानी चाहिए। देखो अब यहाँ कितने मेंबर की रिंग बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई। इस रिंग के बनने की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल का, और दो ग्रुप होने चाहिए। एक ग्रुप के पास जो है हाइड्रोजन और NOF में से एक होना चाहिए, दूसरे ग्रुप के पास भी NOF में से कुछ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली जो इसकी सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स वो है बायोलॉजी में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर कि जो प्रोटीन की स्टेबिलिटी होती है और DNA की स्टेबिलिटी होती है वो H बॉन्डिंग की वजह से ही होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो स्टूडेंट, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो आइस है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती रहती है। कभी सोचा है आपने कि आइस जो है वो डूबती क्यों नहीं है? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अब आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम क्यों होती है, इसको हम किसके थ्रू समझा सकते हैं? H बॉन्डिंग के थ्रू समझा सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर देखो आप, ये हमारा है वाटर मॉलिक्यूल। मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा कलर का पेन लेती हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है वाटर के मॉलिक्यूल, ये हमारे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। मैं आपको यहाँ कलर्स दिखाती हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए 4 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, ये O आ गया, ये हमारा क्या आ गया H, और ये हमारा क्या आ गया H आ गया। 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स। अब इनके बीच में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग हो जाएगी। कैसे होगी ये देखो, ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ ये H बॉन्डिंग हो रही है स्टूडेंट्स, ये H बॉन्डिंग हो रही है। अब बताओ स्टूडेंट्स, H बॉन्डिंग की वजह से ये बीच का जो स्पेस है वो वैकेंट रह गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गई, वैकेंट स्पेस हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? केज लाइक स्ट्रक्चर। वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो गए? दूर दूर हो गए। दूर हो गए तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये बनता है कि जो पानी होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर होती है। इससे ज्यादा में भी दिक्कत है और इससे कम टेम्परेचर पे भी दिक्कत है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में स्टूडेंट जैसे ही हम आइस को गर्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा कौन से स्टेट तक होता है स्टूडेंट? 4 डिग्री तक होता है। लेकिन इसके बाद में अगर हम फिर उसको फर्दर हीट करते हैं तो स्टूडेंट वो तो फिर आइस जो है वो सॉलिड से कौन सी फेज में आ जाएगी? लिक्विड फेज में आ जाएगी। तो जब वो सॉलिड से लिक्विड फेज के अंदर आ गई तो ऐसी स्थिति में तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी आइस की सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होगी? 4 डिग्री पर होगी। इससे पहले H बॉन्डिंग की वजह से जो है वो डेंसिटी कम होगी, और उसके बाद में H बॉन्डिंग टूटने की वजह से, सॉलिड से लिक्विड फेज में आने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है H बॉन्डिंग के बारे में और डेटिव बॉन्ड के बारे में, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की हर चैप्टर के अंदर आपको H बॉन्डिंग का रोल मिलेगा, स्पेशली केमिस्ट्री में। और जो डेटिव बॉन्ड है स्टूडेंट्स, उसके इससे तो रिलेटेड नेक्स्ट पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो पूरा डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर भी डिपेंड है। ठीक है, तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझने हैं, वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।